स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे कुछ बातें की थी हमने एक बॉन्डिंग से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में। उन बातों को थोड़ा सा मज़ीद तफसील में देखते हुए हम दोबारा से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और रिवाइज़ करते जाएंगे पिछली चीज़ों को और कुछ नई चीज़ें साथ मिलाएंगे। तो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम जो है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। और इसमें जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में आज के टॉपिक में हमने देखनी है बेसिकली वो हैं वाई डू एटम्स कंबाइन, डुप्लेट एंड ऑक्टेट क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, क्यों फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड है। तो कोशिश करेंगे कि इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को आज हम देख पाएँ, कवर कर पाएँ और तफसील के साथ इन चीज़ों को स्टडी करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि वाई डू एटम्स कंबाइन। सबसे पहली बात तो ये हमें पता होनी चाहिए कि एटम्स का मिलना ज़रूरी क्यों है। और ये बात मैंने पहले अपने लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ पैरायों में की हुई है, लेकिन दोबारा दोहरा देता हूँ। और वो ये है कि एटम्स इसलिए मिलते हैं एक दूसरे के साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी और सिमिलर एलिमेंट्स के भी एटम्स। यहाँ पे एलिमेंट्स के एटम्स की बात हो रही है, सब्सटेंस के एटम्स की बात हो रही है। बेसिकली एटम जो है वो उसकी बात हो रही है। तो एटम्स की जब बात होगी तो बुनियादी अंसर की बात हो रही है किसी भी सब्सटेंस के। तो एटम्स की जब बात करते हैं तो एलिमेंट भी इंटरचेंजेबली यूज टर्म है एटम के साथ। तो बेसिकली सिंगल न्यूक्लियस पे मुश्तमिल एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो एटम्स इसलिए मिलते हैं, एटम्स सेम भी और डिफरेंट भी, यानी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू अटेन मोस्ट स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है किसी भी एलिमेंट का कि वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही के हसूल की कोशिश में दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ या अपने एलिमेंट के ही सिमिलर भी होते हैं मॉलिक्यूल्स जिनको होमो एटॉमिक कहते हैं, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में की थी। चैप्टर नंबर 1 में हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो बेसिकली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बने या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बने, मिलने की वजह एटम्स की यही है। चाहे सिमिलर एलिमेंट्स मिलें या चाहे डिफरेंट सिमिलर एटम्स मिलें या चाहे डिफरेंट एटम्स मिलें, लेकिन उनके पीछे जो कुलिया काम कर रहा होगा वो ये होगा कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनेंगी तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के नतीजे में या इलेक्ट्रॉन के लेन देन के नतीजे में जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाता है दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज़ का, दोनों मिलने वाली स्पीशीज़ का आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। जितनी भी जगहें मौजूद होती हैं उनके वैलेंस शेल में खाली, वो अपने एटॉमिक नंबर के कम या ज़्यादा होने की वजह से, तो वो जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनेगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा। बॉन्ड है ही इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, और इस बाहमी लेन देन के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र के नतीजे में जो है वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल अगर देखनी हो तो यहाँ पे मैं पहले सेल्फ एटॉमिक एटम्स जो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसकी सबसे बुनियादी मिसाल दो हाइड्रोजन एटम्स का मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, H2 मॉलिक्यूल।
अब आपको कहीं पे भी नेचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी, कभी भी आपको एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेगी। और इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो 1s1 है, इसका सिर्फ एक मदार है और उस एक मदार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही न्यूक्लियस, एक ही जो है वो जमा का चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो अब आप देखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। 1 में सिर्फ s वो जगह है, यानी ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, और वो दो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, और s में जो सबसे छोटा ऑर्बिटल है जिसकी सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, ये सिर्फ राउंड शेप में होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी सिर्फ एक ही जोड़ा पाया जा सकता है एट मैक्सिमम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में। यहाँ पे एक है तो दूसरी हाइड्रोजन जो है वो साथ मिला ली जाती है। जब दूसरी हाइड्रोजन करीब आएगी दूसरा हाइड्रोजन का एटम, तो फौरी तौर पर, क्योंकि उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही है, तो ये बाहम मिल जाएंगे, और बाहम मिलने के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये शेयर करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इस म्यूचुअल मदार का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि जब ये मिल गए तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे वही बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन्स ने अपना एक एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, एक ही था वो डोनेट कर दिया, म्यूचुअली शेयर कर दिया, म्यूचुअली शेयर किया है, यहाँ पे म्यूचुअली शेयर किया है। तो इस म्यूचुअली शेयरिंग के नतीजे में, म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में, म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में ये जोड़ा मुकम्मल हो गया और ये दोनों के मदार का हिस्सा बन जाता है, दोनों के मदार का हिस्सा बन जाता है। तो इसके नतीजे में अब आप देखेंगे कि दोनों हाइड्रोजन के एटम्स H2 बनकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ s ऑर्बिटल में अब कंप्लीट कर लिया है। अब ये 1s1 नहीं रहे हैं, अब ये 1s2 हैं। तो इस तरह से इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नतीजे में एक जोड़ा मुकम्मल कर लिया, जो कि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती अगर हर हाइड्रोजन एटम तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ये अनस्टेबल है दोनों एटम्स। स्टेबल अब हुए हैं जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गए, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने के बाद, ये मॉलिक्यूल बनने के बाद इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब ये स्टेबल फॉर्म में है, लेस रिएक्टिव हैं, और इन्होंने क्या किया, एक बॉन्ड फॉर्म किया, और यही है बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज एक दूसरे के साथ, जिसके नतीजे में दोनों एटम्स आपस में मिल गए, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। इस केस में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ है, लेकिन हेट्रो एटॉमिक की भी अगर एग्जांपल देखनी हो तो वो भी फॉर्म होता है। हेट्रो एटॉमिक की जो सबसे आसान समझने की एग्ज़ाम्पल है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की, वो आपको मिलेगी जब आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ग्रुप 17 के एलिमेंट्स से मिलाएंगे। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो लिथियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो जब आप इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1s में 2, और दूसरे मदार में चले जाएगी बात इलेक्ट्रॉन्स की, तो दूसरे मदार में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 3 है। तो अब आप देखेंगे कि बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह इसका जो वैलेंस शेल है, बाहरी मदार है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसके लिए ये अनस्टेबिलिटी का की तरफ इशारा है। लिथियम इस फॉर्म में नहीं आपको मिलेगी, या इस फॉर्म में उसके लिए रहना नाकाबिल कबूल है, इसको किसी से मिलना है, बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी और क्या बन जाएगी, खुद लिथियम आयन, लिथियम +1 आयन। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये क्या बन गई, लिथियम +1 आयन। यही सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है।
कि वो अपना एक वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट को डोनेट कर देते हैं जो हाईली, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, यानी लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो। और जो लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स जिसका ज़्यादा होगा उसका भी वैलेंस शेल जो है उसमें कोई जोड़ा नामुकम्मल होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर होगा, और वो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर होगा, और एक जगह ज़रूर खाली होगी, एक जगह ज़रूर खाली होगी, और फिर वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये बॉन्ड बन जाएगा और एक ने इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस केस में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी, इस केस में एक डोनर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल का तकाजा भी यही है कि एक डोनर बन के अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले। अब इसका वैलेंस शेल ये नहीं रहेगा बॉन्ड फॉर्म करने के बाद, ये अंदर वाला जो पहला ऑर्बिट है ये इसका वैलेंस शेल बन जाएगा और ये कंप्लीट है। तो ये बनेंगे, मिलेंगे किनके साथ? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं वो हैलोजेंस कहलाते हैं, और इन सब पे -1 चार्ज होता है। इस पे पहले भी वैसे तो बात की हुई है, फ्लोरीन देख लें तो -1 चार्ज होगा। अब वो -1 क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों है? अगर एक डोनर है तो दूसरा एक्सेप्टर चाहिए, और जो एक्सेप्टर है वो ऐसी स्पीशी होगी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। अब हम अगर फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पहले देखें। पहला एलिमेंट है ग्रुप 17 का, तो इसका अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका 9 है। 9 की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, 1s2 2s2 2p5। तो अगर आप मदार ना भी बनाएं तो आप इसका वैलेंस शेल देख लें कि 2s में 2 ठीक है, फिल्ड है, लेकिन 2p जो p है ऑर्बिटल, ऑर्बिट नंबर 2 में, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में जो सब ऑर्बिट है, सब शेल है या ऑर्बिटल है p, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 5 है। एक इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिथियम का या किसी भी ग्रुप 1 के एलिमेंट का रिसीव कर लेगी, और उसके नतीजे में ये -1 में एक इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया, तो ये न्यूट्रल हो गई, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके वैलेंस शेल में वो पूरी हो गई। अब जो है ये 2p6 हो गया, इस पे हर किस्म का चार्ज ख़त्म हो गया। अब ये एक न्यूट्रल एंटिटी के तौर पर लिथियम के साथ मिलकर एक न्यूट्रल एंटिटी के तौर पर लिथियम फ्लोराइड की फॉर्म में, LiF की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। यही इसकी स्टेबलर फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और यही बॉन्डिंग का फिनोमिनम है, बॉन्डिंग की साइंस है कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में, लेन देन के नतीजे में जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो अपना वैलेंस शेल जो है या 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और या 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल करते हैं। अब 2 की मिसाल जो है वो हाइड्रोजन की मिसाल थी, उसको डुप्लेट कहते हैं। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक ऐड हो गया, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हो के जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ 1s1 था, जमा हुआ 1s1 में, और ये बन गया 1s2। तो ये डुप्लेट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वैलेंस शेल कंप्लीट हुआ। एक ही जगह थी वैलेंस शेल में, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो अब कंप्लीट हो गया इनका वैलेंस शेल और सब शेल भी। तो डुप्लेट इसको कहते हैं जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स से ऑर्बिटल जो है वो फिल हो जाए। और ऑक्टेट किसे कहते हैं? ये दूसरी टर्म स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है, वो डुप्लेट के बाद ऑक्टेट है। तो जो ऑक्टेट है वो 8 से है। तो यहाँ पे आप ख़ुद देख लें, ये जो एग्ज़ाम्पल अभी फ्लोरीन के कॉन्टेक्स्ट में देखी है, इसमें आप इसका वैलेंस शेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि
एस ऑर्बिटल में 2 और पी में 5 थे, 6 हो गए, 6 जमा 2 8। तो इस तरह से इसका वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल हो गया। ये ऑक्टेट रूल कहलाता है। यानी मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उसके पीछे यही साइंस होती है कि उन्होंने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है किस 2 इलेक्ट्रॉन से, तो डुप्लेट कहलाते हैं। इसको डुप्लेट या डुप्लेट रूल कहते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा हो और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लें तो उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो बेसिकली डुप्लेट और ऑक्टेट ये है। तो यहाँ पे हमने जो बात अभी तक समझी है वो ये है कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है। अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को भी देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड बाज़ाब्ता तौर पर क्या है। अभी जो बात की है ये केमिकल बॉन्ड की है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मज़ीद तफसील देखते हैं। केमिकल बॉन्ड जो है व्हेन 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स और electrons are involved. So when electrons are involved in joining or bringing together 2 atoms, this such type of a combination or a bond is called a chemical bond. तो बेसिकली तो केमिकल बॉन्ड की काफ़ी सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। एक हम बनाने की कोशिश करते हैं कि केमिकल बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड or an attraction formed between atoms of same element or different elements by the involvement of electrons. Involvement of electrons is a mandatory thing when chemical bonds की बात जब हमने करनी है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके नतीजे में एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ, एलिमेंट्स के एटम्स का एक दूसरे के साथ बाहम मिल जाना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो कि अपोजिट चार्जेस की होगी, और इस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसको फिर एनर्जी रिक्वायर होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे कि अभी हाइड्रोजन के केस में देखा, जैसे कि अभी हमने लिथियम फ्लोराइड के केस में देखा कि 2 जो हैं वो एटम्स सिमिलर भी देखे और डिफरेंट भी देखे। जब एक दूसरे के साथ बाहम मिले इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज या शेयरिंग के नतीजे में, चाहे कंप्लीट ट्रांसफ़र किया, लिथियम के केस में अपना इलेक्ट्रॉन उसने कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया और डोनर बन गया, और जो हैलोजन था 17 का एलिमेंट वो रिसिपिएंट बन गया या एक्सेप्टर बन गया। तो डोनर और एक्सेप्टर की टर्म भी बोली जाती है जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ में के वैलेंस शेल में। वो म्यूचुअल शेयर नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन के केस में या सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, जैसे कि ऑक्सीजन भी है, जैसे कि नाइट्रोजन भी है, इनके केस में ये भी सेल्फ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं होमो एटॉमिक। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे O2 को, तो वो भी म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेसिकली कहीं पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कहीं पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। दोनों केसेस में और इसके अलावा और भी केसेस में इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होने के नतीजे में 2 स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ, यानी कि 2 केमिकल स्पीशीज़ या 2 सब्सटेंसेस या उनके सब यूनिट्स यानी एलिमेंट्स और उनके एटम्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की तरफ। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड देखते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ साथ अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन भी एक दूसरे को के करीब रखती है एटम्स को। तो इसलिए जो आयनिक बॉन्ड है
वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स है। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को देखते हैं। आयनिक बॉन्ड, अभी जो लिथियम फ्लोराइड की एग्जांपल देखी है वो भी आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल थी। सो इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट transfer of electrons, could be one, could be many, complete transfer of electrons from donor to acceptor। तो यहाँ पे मैंने डोनर और एक्सेप्टर की टर्म्स यूज़ की हैं ताकि यहीं पे ही इन टर्म्स का हमें पता लग जाए। डोनर डोनेशन से और एक्सेप्टर जो है वो रिसिपिएंट स्पीशी होगी डेफिनेटली, और ये दो स्पीशीज़ जब एक दूसरे के करीब आएंगी, इलेक्ट्रॉन के लेन देन होगा, तो उसके नतीजे में एक बॉन्ड फॉर्म होगा और उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें आयन्स इन्वॉल्व होंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो लाइट मेटल्स हैं, और जो मेटालिक करैक्टर है उसका एक मेटालिक करैक्टर ये है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ आयन फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के साथ आयन फॉर्म करने का मतलब ये है कि अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं तो दूसरी एक स्पीशी ज़रूर ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, और जो उसकी सबसे बेस्ट पॉसिबल एग्ज़ाम्पल है वो हैलोजेंस हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बाकी अगर आप देखें तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं जिसमें बोरॉन पहला है, कार्बन 14 का पहला है, नाइट्रोजन 15 का, ये मेटलॉइड्स हैं, मैंने पहले भी बताया था। इनमें मेटालिक करैक्टर भी है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत भी है। लेकिन जो हैलोजेंस हैं ग्रुप 17, जितना आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करैक्टर यानी लव फॉर द इलेक्ट्रॉन्स का करैक्टर या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का करैक्टर, दोनों करैक्टरिस्टिक्स को बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ता हुआ देखेंगे। और ये एक्सट्रीम ग्रुप 17 पे आके एक्सट्रीम लेवल पे ये आप दोनों ट्रेंड्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी। तो लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच कर रखने की सलाहियत जो है ये लेफ़्ट से राइट बढ़ती जाती है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का जिक्र हम नहीं करते, पहले भी बात हुई थी कि ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस की ऑलरेडी वैलेंस मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये या 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 8 इलेक्ट्रॉन्स, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो ये छेड़छाड़ में नहीं पड़ते, ये रिएक्शन शो ही नहीं करते। अब ग्रुप 17 के एलिमेंट को की बात की कि ये नॉन मेटल्स हैं, ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे जब ग्रुप 1 और 2 का या 2 का एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये रेडिली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एग्ज़ाम्पल देखनी है तो इसकी अब सोडियम की देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 11 है। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 6 8 10 एंड 11। अब जो इसका आउटर मोस्ट शेल है 3, इसको अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसने लूज़ करना है, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर देना है, यानी लॉस ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके वैलेंस शेल से। एक्सेप्टिंग स्पीशी जो है वो हैलोजन कोई भी आप पकड़ लें, क्लोरीन ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहाँ क्लोरीन लिखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं 17 की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, गिनते हैं 5 7 7 6 13 15 एंड 17। तो 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हुई। ये सोडियम की 11 एटॉमिक नंबर की ड्रॉ की। अभी फिर देख लें कि बिल्कुल फ्लोरीन की तरह इसके वैलेंस शेल में भी एक जगह खाली है, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया, अगर ये एक दूसरे के कुछ करीब आएँ तो फिर बॉन्ड बन जाएगा फौरी तौर पर बाय दी
इसके लॉस के नतीजे में इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेगी, तो इसका वैलेंस शेल जो है 3s2 और 3p6 हो जाएगा। तो इसने ऑक्टेट के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया, और इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के नतीजे में इसका वैलेंस शेल का अब ये हिस्सा नहीं रहा। अब इसका वैलेंस शेल यानी सोडियम का वैलेंस शेल यहाँ पे आके कंप्लीट होगा, तो ये 6 जमा 2 8 हो जाएंगे। तो इसने भी ऑक्टेट के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के नतीजे में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इसने उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट करने के नतीजे में अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और इसके नतीजे में दूसरा काम ये हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो ये Na+1 कहलाएगी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और क्लोरीन जो है वो Cl-1 कहलाएगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसमें, जो इसने अब यहाँ से लेकर उसको कवर अप करके कंप्लीट कर लिया है। तो पॉइंट ये है कि क्लोरीन जो थी एक इलेक्ट्रॉन रिच थी, जब आई सोडियम के करीब जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो दोनों आयन थे जब मिले, तो ये दोनों आयन थे जब मिले, और बना क्या, इलेक्ट्रॉन के लेने देने के नतीजे में एक कंपाउंड, एक सॉल्ट इस केस में, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो जब आयनिक स्पीशीज़ मिलती हैं तो मोस्टली सॉल्ट फॉर्म होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जब सॉल्ट को डाइसोसिएट कराएं आप सॉल्यूशन में, तो ये फिर अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेकअप हो जाती है। आयनिक बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर और रिसिपिएंट। और मैंने सोडियम और क्लोरीन के केस में ये फिनोमेनन आपको समझाने की कोशिश की है। आप किसी भी ग्रुप 1 के एलिमेंट को लें और उसको ग्रुप 17 के एलिमेंट से बाहर मिलाएं, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि एक की ज़रूरत इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था, उसने कर दिया, और दूसरे की ज़रूरत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना था, सो उसने वो कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह मेटालिक करैक्टर, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी मेटालिक करैक्टर शो करते हैं। ग्रुप 3 से 12 भी हैवी मेटल्स हैं, वो भी मेटल्स हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अभी उनकी तफसील में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं। हम ग्रुप 1 और 2 तक अपने आप को रोक के रखेंगे। तो ग्रुप 2 के अगर एलिमेंट्स को देखें तो उसको भी देख लेते हैं। बेरिलियम को ही देख लेते हैं। बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का Be के सिंबल के साथ पहला एलिमेंट है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर इसका 4 है। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो 1s2 और 2s2 है। तो ये जो 2s2 है, 2 ऑर्बिटल में 2 + 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टेक्निकली, क्योंकि इसमें पी सबशेल भी है और इसका पी सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेसिकली इसकी ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन नहीं है। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट कर ले, लेकिन क्योंकि मेटल है ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कोई ऐसी सिचुएशन अपने लिए पैदा करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ कर जाए। तो इनके वैलेंस शेल में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एलिमेंट के में, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बेसिकली शेड कर देते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर रिसिपिएंट कोई जो है एक्सेप्टर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ हाई हों जिनकी, और वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। मैं ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली बोल रहा हूँ, माइनर सा फ़र्क है, मैंने पहले भी किसी लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्ट्रॉन को पा लेने की कैपेसिटी है, यानी जो लॉस इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी करती है उसको फौरी तौर पर पा लेना, और उसके नतीजे में मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज़ करते हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जज होती है जब किसी एलिमेंट के एटम में के वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं 1 या 2, तो उसके नतीजे में आप देखेंगे कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि एनर्जी होनी रिलीज़ ही है जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होना है। तो ज़्यादा होगी, जैसे कि हैलोजेंस यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के केस में है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, होगी, एट मैक्सिमम होगी। तो वो हैलोजेंस जो हैं जब उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जब मेजर की गई तो वो हाईएस्ट थी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसमें जो बॉन्ड जब बन जाता है इलेक्ट्रॉन के लेन और देन के नतीजे में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बने हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की सलाहियत है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसमें बने हुए बॉन्ड में मज़ीद अपनी तरफ उस जोड़े को जो कि इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए, जो कि बॉन्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, उस जोड़े को अपनी तरफ खींच लेने की सलाहियत है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली मैटर नहीं करेगी, लेकिन इस कन्फ्यूजन में भी आप ना जाएं। बेसिकली जो जिनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वही उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। बहरहाल यहाँ आप बेरिलियम को देखें 1s2 2s2, तो यहाँ पे 2p में इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बनाया है। बेसिकली इसके 2 में सिर्फ s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। इसी तरह किसी हैलोजन को जिनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है ये मोस्ट रेडिली इनको एक्सेप्ट कर लेंगे और बहुत हाई एनर्जी रिलीज़ के साथ ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ब्रोमीन ले लेते हैं। ब्रोमीन जो है थर्ड मेंबर है विद एटॉमिक नंबर 35। तो ब्रोमीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 35 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3s2 और 3p6 के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एनर्जी लेवल के हिसाब से, मैंने ये बताया था, और फिर 3d में जाते हैं। तो यहाँ आप पहले यहाँ तक बात जाती है या नहीं पहले गिन लेते हैं 1s2 2s2 4 10 12 18 20 और d में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। तो अब देखिएगा 4s2 3d 10 और इसके बाद आएगा 4p। अब यहाँ देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डले हैं 2 4 10 12 18 20 30 और एटॉमिक नंबर है 35। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी बाकी है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने एक्सेप्ट करना है बेरिलियम से। अब आप कहेंगे कि एक जगह खाली है ब्रोमीन, बेरिलियम ने या ग्रुप 2 का हर एलिमेंट तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे फिर 2 एटम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी 2 ब्रोमीन्स इन्वॉल्व होंगी और ब्रोमीन का जो है वो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाने में। एक बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, दूसरी बेरिलियम दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और ये Br2 बन जाएंगे इसी असना में। और ये Br2 जो है ये बेरिलियम से मिलेगा, तो इस केस में जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा BeBr2। तो इस तरह से जो आयनिक बॉन्ड है वो बनता है। मुझे उम्मीद है कि आयनिक बॉन्ड में आपको मज़ीद तफसील की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आप अपने तौर पर ग्रुप 2 के मज़ीद एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स को लेके या ग्रुप 1 के भी और चाहें तो ग्रुप 3 और 4 के एलिमेंट्स को भी यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि अपने 1 और 2 को ही मिलाएं 17 के साथ और आप इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन डेप्थ में देखते जाएंगे और आपको इनकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी और इनके मज़ीद पैरामीटर्स भी खुलते जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी टाइप का बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ था तो आयनिक बॉन्ड था क्योंकि साथ 2 आयन्स भी बनते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के केस में आयन्स नहीं बनते क्योंकि इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होता है, ना कोई डोनर है ना कोई रिसिपिएंट है। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड formed between two atoms which could be similar or different by mutual sharing। तो इसमें और आयनिक बॉन्ड में जो बुनियादी फ़र्क है वो
म्यूचुअल शेयरिंग का और कंप्लीट ट्रांसफ़र का है। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ना कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशी ना कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशी। No species or element which is electropositive in this case, and no species or element which is electronegative। जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये भी एक पहचान है नेगेटिव की। तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उन पे -1 चार्ज होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उनका प्रोटॉन नंबर से ज़्यादा है उनके एटम में, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के नतीजे में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। तो इस केस में केमिकल बॉन्ड के केस में ये दोनों आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इनमें कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कोई इसमें किरदार नहीं है इन प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट्स की। यहाँ पे सिंपल शेयरिंग है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली फॉर्म होता है ये अमूमन सेल्फ सिमिलर एटम्स में होता है, यूजुअली with exceptions are always there, but usually similar atoms form covalent bond। and secondly, कौन से एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो हैं जो मेटलॉइड्स हैं या जिनमें नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, कि सिमिलर एटम्स यूजुअली फॉर्म करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी मिसाल अगर हमने देखनी हो, पहले सिमिलर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की मैंने आपको मिसाल दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी है जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में। इसके अलावा नाइट्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप 1 का बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर नहीं है, लाइट गैस है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है विद एटॉमिक नंबर 1। तो ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है जब इसके दो एटम्स मिलकर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, जिसकी मैंने शुरू में ही मिसाल दी थी। ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ये एक नॉन मेटल है और एक गैस है। और नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है, ये भी गैस है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मिलेगी। तो बेसिकली ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड का ट्रेंड है ये अमूमन ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स और 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप 13 से लेके 16 के एलिमेंट्स जो है वो आपको कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं है। तो मेटल सारी निकल गई और नॉन मेटल जो प्योर हैं जैसे ग्रुप 17 वाली वो भी निकल गई। तो ये जो 13 से 16 तक जो है इसमें ये मेटलॉइड्स हैं, इनमें ये लाई करती हैं बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड यानी म्यूचुअल शेयरिंग भी ये इसी तरह से करती हैं कि या अपने साथ मिल जाती हैं और या इलेक्ट्रोपॉजिटिव या म्यूचुअल शेयरिंग करती हैं, रिजिड सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेती हैं। तो ये देखिएगा सिमिलर एटम्स के केस में अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना हो या होता है, जिनमें वो ऑक्सीजन की एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल से ग्रुप 16 का पहला मेंबर है तो वो 8 है। तो 8 एटॉमिक नंबर की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऑक्सीजन के एटम की ड्रॉ हो रही है, यहाँ मॉलिक्यूल की नहीं हो रही है, याद रखिएगा। तो 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8। अब आप देखिएगा कि p में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह बाकी है। इसके बाद दूसरा ऑक्सीजन का एटम लें, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही ड्रॉ होगी 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ आप देखेंगे तो जो ऑक्सीजन अब जब मिलेगी तो उसके नतीजे में O2 फॉर्म होगी। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब देखिएगा कि म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह से होगी कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इन्वॉल्व होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो पहले किस ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने चाहिए? टेक्निकली जो बाहर की तरफ है, एनर्जी लेवल पे हायर लेवल पे तरफ है, तो यहाँ पे 2p4 के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो इसको मदार बना के समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको बात जो है वो ऑर्बिट्स बनाते हैं बाज़ाब्ता तौर पर। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो म्यूचुअल शेयरिंग का फिनोमिनन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये क्या हुआ और कैसे इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। दो ऑक्सीजन एक दूसरे के करीब आए, ये पहली ऑक्सीजन का की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s में 2 है, 2s में 2 अपोजिट स्पिन्स के साथ आपने इलेक्ट्रॉन्स शो करने होते हैं, और 2p में 4, 1 2 1 एंड 2। तो ये देखिएगा कि 1s2 2s2 एंड 2p4, एग्जैक्टली यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने दूसरे ऑक्सीजन के एटम की भी ड्रॉ करनी है। तो आप देखेंगे कि 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4, ये 2p4। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जब एक दूसरे से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक एक अगर शेयर करें, पहले सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में ये दोनों ऑक्सीजन जब मिलेंगी, अब मैं सिर्फ बाहर वाला मदार आपको दिखाऊंगा, ये अंदर वाला समझ लें और ये बाहर वाला। अब ये ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, यानी अब मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो 2p का अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ इसका भी 2p का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहमी शेयर होंगे। तो अब बाकी अगर आपने मदार बनाना हो तो ऐसे बनेगा कि 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, इसका भी 1s2 2s2 और 2p3। उम्मीद है कि ये समझ आ रही होगी। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाला निकाल के यहाँ रख दिया ताकि वो यूटिलाइज्ड हो सके बाहमी तौर पर। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पी का, एक इलेक्ट्रॉन इसने कम किया यहाँ ले आया, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने अपना शेयर किया पी का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये म्यूचुअली शेयर हो गया है, और ये म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये जोड़ा आप दोनों के वैलेंस शेल का हिस्सा है। तो यहाँ देखें अब कितनी होगी इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3 और 2p3 + 2 भी करना है 5। एग्जैक्टली इसकी 2p3 + 2 = 5। तो ये अब आप कहेंगे कि ये 5 + 2 7 बनता है, ये 5 + 2 7 बनता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने के नतीजे में भी दोनों ऑक्सीजन की पूरी नहीं हुई, तो फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के तौर पे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, और वो मकसद ही हल नहीं हुआ। तो इसका जवाब ये है कि ये फिनोमिनन अब जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना काम नहीं चला सके, अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं कर सके, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले आएंगे मैदान में और उसको भी शेयर करा देंगे। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करा देंगे तो उसके नतीजे में म्यूचुअली शेयर जोड़ों की तादाद 2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या रहेगा एक ऑक्सीजन के लिए, यानी कि दूसरा जोड़ा भी ये ले आया मैदान में। एक इसने 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा अब, क्योंकि इसने अब एक ये और एक समझें ये इलेक्ट्रॉन इसका है, और इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन के एटम का 1s2 2s2 और 2p2 है, इसने भी ये एक और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पेयर फॉर्म करवा दिया। एक तो पहले ही था और दूसरा भी आ गया।
तो एक इलेक्ट्रॉन और जो है पी में से इसका निकल गया, इसका भी पी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो अब बाहमी शेयर में आ गए। तो ये अब इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद ऐड हुए एक एक और शेयर करने के नतीजे में। अब गिनेगा इलेक्ट्रॉन्स 1s2, ये 2 4 6 एंड 2 4 5 6 7, ये 1s को नहीं गिनना माजरत के साथ, ये पहला ऑर्बिट है। हम सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इनर शेल तो कंप्लीट हैं तो ही वैलेंस में जाने हैं। तो वैलेंस शेल गिनने हैं 2 4 5 6 7 8 एंड 2 4 5 6 7 8। तो दोनों के 8 और 8 ऑक्टेट से कंप्लीट हो गया। रिजल्टिंग में क्या बन गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है दूसरी ऑक्सीजन के साथ। डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये शेयर हुआ पड़ा है दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान। यही कॉन्सेप्ट है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी। जब कोवलेंट बॉन्ड्स की बात आती है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की बात भी आती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये तीनों बॉन्ड्स चलते हैं। क्यों, उसकी साइंस ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी की तरफ ना जा रही हो तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेते हैं म्यूचुअली। और फिर वो क्योंकि म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के मदार यानी वैलेंस शेल का हिस्सा होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग हुई होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ दिखाने की आपको कोशिश भी की है। तो वो जो ओवरलैपिंग है वो म्यूचुअल शेयरिंग ही है। तो वो अब दोनों के मदार का हिस्सा है, दोनों के मदार का हिस्सा है। और दोनों एटम्स के न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के केस में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होंगे क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं, और हेटेरोएटॉमिक के केस में थोड़े से फ़र्क पे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर ही नहीं सकते। कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग है, और दूसरा बॉन्ड भी बनाना पड़ गया। उन्होंने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैदान में ले आए क्योंकि उनको पता था कि हमारा ऑक्टेट इसी तरह से कंप्लीट होगा। इसलिए ऑक्सीजन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी। हर ऑक्सीजन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी केमिस्ट्री भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनने की केमिस्ट्री या साइंस या लॉजिक भी आपके जहन में होगी। अब ये काम हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अभी हम देख रहे हैं। सिंगल, बेसिकली हमने बात सिंगल से शुरू नहीं की थी, बात शुरू की थी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जिसमें सिमिलर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो साथ ही बात जो है वो बॉन्डिंग की भी हो गई। अब होमो एटॉमिक में तीसरी एक एग्जांपल है, उसको पहले देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन जो है बड़ी कॉमन सी गैस है, 78% हमारी एयर का भी नाइट्रोजन है। तो इस नाइट्रोजन को में ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म है, इसमें हर नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होगी और है। तो यहाँ ये जो बॉन्ड है, एक लाइन जो ड्रॉ होती है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े की शेयरिंग है। मकसद ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर यहाँ शेयर्ड हैं, यानी दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। इसने ये 3 और इसने ये 3, और ये एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया नाइट्रोजन का विद अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, इसके लिए आपको इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, इसका एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। ग्रुप 15 की मेंबर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ अ मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15। नाइट्रोजन इज़ अ फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 का फर्स्ट मेंबर होने के नाते इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 7 है। 7 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, 1s2 2s2 एंड 2p3। अब आप देखेंगे कि 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स हर नाइट्रोजन को चाहिए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 2 5 हैं। ऑक्टेट जब इसका कंप्लीट होना है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको मज़ीद चाहिए हैं पी में, तो ये 6 होगा। और इसी तरह से दूसरी नाइट्रोजन जो इसके करीब आएगी उसकी भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम
नाइट्रोजन की बात हो रही है, यहाँ भी 3+3 होगा। अब ये जो 3+3 है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको तीनों को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा वैलेंस शेल का, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा, तो इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा। इसको आपने ड्रॉ करके एक दफ़ा अपने लिए देख लेना है, लेकिन एज अ रूल, एज अ लॉजिक, ऑक्सीजन के एग्जांपल को और हाइड्रोजन के एग्जांपल को अपने केस में रखते हुए जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री भी समझ जाएंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में स्पेसिफिकली। बहरहाल अब हम चलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स में सिर्फ होमो एटॉमिक ही नहीं है, हेटेरोएटॉमिक भी हैं। जब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इसमें मैंने बताया है कि अमूमन जो 13, 14 और 15 के एलिमेंट्स हैं ये फॉर्म करते हैं। 13 के मेंबर को अगर देखें तो बोरॉन पहला मेंबर है, पहले मेंबर को ही देख लेते हैं। बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, तो 1s2 and 2s2 and 2p1। अब आप देखेंगे कि इसके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 3। अब जो बोरॉन है ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ। हेटेरोएटॉमिक जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में, तो इसमें इसको ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स की तरफ ये नहीं जा सकता। वो जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई वाले की वैल्यू से मिलते हैं। बोरॉन जो है इसने जब कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में फॉर्म कर, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग तो ग्रुप 1 और 2 और मेटल्स के नतीजे में हो ही नहीं सकती। म्यूचुअल शेयरिंग होनी है तो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स वाली मेटल और जो नॉन मेटल्स ही होनी चाहिए साथ, 13, 14, 15 की, या सिर्फ हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो मेटल नहीं है, तो उसका एक करैक्टर इस तरह का है कि वो जो है 13, 14, 15 के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके हाइड्राइड्स बना देती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बोरॉन जो है उसको अगर आप देखेंगे तो इसको भी हम बोरॉन का या हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा सकते हैं और क्या बनेगा BH3, बोरॉन ट्राई हाइड्राइड, बोरॉन का एक हाइड्राइड, या बोरॉन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो सकता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और यहाँ भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बात होगी, तो क्या बनेगा डाईबोरॉन टेट्राऑक्साइड। डाईबोरॉन टेट्राऑक्साइड, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और ये जो कंपाउंड हैं इन पे कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने ड्रॉ करेंगे तो आप इसकी पेचीदगी में थोड़ा सा ज़्यादा चले जाएंगे। हम अभी उस लेवल पे इसको नहीं लेके जाना चाहते, ताकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें और जो बहुत सारे और साइड लाइन के इश्यूज़ हैं उससे बचें, उस तकरार से। तो इसलिए मैंने नाम लिख के आपको समझा दिया है, ये बताने के लिए कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं वो मेटल आर्ट्स करती हैं, और मेटल आर्ट्स या हाइड्रोजन के साथ मिलती हैं अमूमन, और या ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं, और या सेल्फ लिंकेज करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो तब जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हेटेरोएटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग इन्वॉल्व होती है। आप अपने इल्म को इस और कार्बन के कंपाउंड्स की भी बात कर लें तो कार्बन के बहुत सारे क्योंकि कंपाउंड्स हैं, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से रिलेटिव है, और कार्बन जो है ये भी बहुत सारे कंपाउंड्स जो फॉर्म करता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, उसमें ये कोवलेंट बॉन्ड ही इसका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
तो जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन्स, जैसे कि मैंने मीथेन का आपको बताया था CH4 स्ट्रक्चर खोल के इसलिए रख रहा हूँ कि इससे आपको मज़ीद कुछ नक्शा इमेज जो है वो क्लियर होगा कि जो कार्बन है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है। ये ग्रुप 14 का मेंबर है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एटॉमिक नंबर 6 है। 6 का मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4। तो वो उसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ म्यूचुअली शेयर करके जो हैं, और उस हाइड्रोजन ने अपने चारों हाइड्रोजन्स ने अपना इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करके एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया जिसका नाम मीथेन है। तो जो बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कोवलेंट हैं, और उनमें आयनिक करैक्टर अगर आए भी तो उसकी और बहुत सी वजूहात होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन म्यूचुअल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के कॉन्टेक्स्ट में बॉन्डिंग की बात करेंगे कार्बन के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इस केस में आप कोई तब्दीली नहीं पाएंगे, वो सारे के सारे कोवलेंट इन नेचर हैं, जिसकी एक बेसिक सी मिसाल मैंने आपको मीथेन की दी है और इसे समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली ये कुछ कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बातें हैं। होमो एटॉमिक में हाइड्रोजन फॉर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर डबल एंड नाइट्रोजन फॉर ट्रिपल। और हेट्रो में आप मेटल आर्ट्स की बात करेंगे, बोरॉन की, और बोरॉन के साथ जो है वो कार्बन की बात अगर आप करें तो ये जो है वो आपको कुछ ना कुछ आइडिया आप ले सकते हैं अगले को। और अगर इस पर मज़ीद गौर व ख़ौज़ करना हो तो ख़ुद अपने इल्म के लिए आप इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें और इनकी बॉन्डिंग करवा के देखें, तो आप मज़ीद सूरत हाल का जायज़ा ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग की तरफ, और जो तीसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग आज हम पढ़ेंगे, तीसरे टाइप ऑफ बॉन्ड्स जिनको आज हमने देखना है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो हैं इनकी केमिस्ट्री भी देखने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अगर देखने हों, इसमें कोऑर्डिनेट के लफ्ज़ का इजाफा है, बाकी ये कोवलेंट बॉन्ड ही है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। आपने गौर से इसको पढ़ते जाना है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एटलीस्ट वन होगा, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। अगेन जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा तो एक डोनर होगी, एक एक्सेप्टर होगी, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट का लफ्ज़ का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और जुड़े हुए होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा, और एक जोड़ा होना ज़रूरी है। जब दूसरी एक स्पीशी डोनर है और उसी ने ट्रांसफ़र करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ा होना ज़रूरी है बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। तो इसमें एक डोनर है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम एक डोनेट करना है, और एक रिसिपिएंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हुई और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट स्पीशी होगी डेफिनेटली। और इसमें जो दो नई टर्म्स जो हैं आएंगी कोऑर्डिनेट में, मज़ीद तफसील देखने से पहले, एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की आएगी और एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की आएगी। इसको इनको पहले देख लेते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करना है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्डिंग में ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो उसके पास फालतू बचा हुआ पड़ा है। तो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, चलें अलहदा लिख लेते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर
found in a molecule after bonding। तो एटम्स मिलके आपस में एक मॉलिक्यूल बन चुका है, तब बॉन्ड बनने के बाद भी, वैलेंस शेल कंप्लीट होने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर फिर भी उस पूरी स्पीशीज़ या मॉलिक्यूल जो बन गया है एटम्स के मिलने के बाद कोवलेंट बॉन्ड्स के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में अमूमन ये हो गया करेक्टर को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा होगा मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद, बचा हुआ होगा। इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं, अमोनिया की देखेंगे अभी, लेकिन पहले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ देख लेते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा? जो एक्स्ट्रा नहीं है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर used or forming a electron pair forming a chemical bond, involved in a chemical bond। तो ये बराह रास्त शामिल है in formation of a bond, chemical bond। लोन इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये दो टर्म्स जो हैं ये स्पेसिफिकली आती हैं, एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की और एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की। लोन इलेक्ट्रॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो एटम मिलके जब मॉलिक्यूल बन गए तो बच गया, किसी एक एटम पे बच गया या मॉलिक्यूल पे ओवरऑल, लेकिन बेसिकली एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ज़रूर होगा जब मॉलिक्यूल बनने के बाद भी किसी एक स्पीशी पे। और उसकी मिसाल जो है वो अभी मैंने अमोनिया की आपको देनी है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके मुकाबले पे दूसरी टर्म है, हो सकता है वो आपसे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन करे, इसलिए मैंने ये बताया है कि लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फाउंड इन अ मॉलिक्यूल आफ्टर बॉन्डिंग, और बॉन्ड बनने के बाद बच गया। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ इसको अगर तफसील में देखना हो तो अमोनिया गैस की एक एग्ज़ाम्पल बहुत रूटीन में यूज़ होती है, और इससे हम समझा सकते हैं इस सारे फिनोमिनॉन को जो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में एक मॉलिक्यूलर स्पीशी इन्वॉल्व होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि एक मॉलिक्यूलर स्पीशी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उसके पास ही लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो वो पूरे का पूरा किसी को ट्रांसफ़र कर सकेगी क्योंकि वो उसके पास एक्स्ट्रा बच गया था। अब अमोनिया के एग्जांपल देखते हैं, और वो इजीली डिनोट करने की सलाहियत भी रखती है। NH3 एक गैस है जो N2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनती है NH3। ये गैस है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैस है। बॉर्न हेबर प्रोसेस इस प्रोसेस का नाम है जिससे ये बनती है। बहरहाल यहाँ N देखें तो ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ मिली हुई है, ये 3 बॉन्ड्स फॉर्म करके। तो हर हाइड्रोजन के एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है। यहाँ पे मैं डॉट से दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, और क्रॉस से दिखाऊंगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। इसको डॉट एंड क्रॉस मॉडल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने का विद इन बॉन्ड्स। ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन का, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन का। तो बेसिकली अब हम इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखते हैं, ग्रुप 15 का मेंबर है तो 7 है तो ड्रॉ कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p3। ये भी बात की थी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है उसमें। तो ये 2s2 है, वैलेंस शेल की बात करेंगे, 2s2 और 2p3। अब इसके साथ इसने ये अमोनिया फॉर्म की है जिसमें एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, यानी एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म है, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म है बिटवीन नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन्स। अब देखिएगा कि हाइड्रोजन का तो 1s1 है, उसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के तो अपना मदार पूरा कर लिया, 1s2 हो गया। नाइट्रोजन जो हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया
और बॉन्ड फॉर्म किया तो ऑलरेडी इसके में 2p3 थे। तो अब आप देखेंगे कि इसके कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2p6। अमोनिया फॉर्म करने के नतीजे में 2p6 हो गए, क्योंकि ये जो शेयर्ड जोड़ा है ये अब इसके मदार में गिना जाएगा। किसके में? नाइट्रोजन के में। तो नाइट्रोजन के 2p3 से 2p6 हो गए और इसका जो वैलेंस शेल है p ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया, वैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर इससे आगे चलते हैं। नाइट्रोजन ने कि ये जोड़ा भी नाइट्रोजन में गिना जाएगा, ये जोड़ा भी नाइट्रोजन में और ये जोड़ा भी एक नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो हैं वो p ऑर्बिटल में। 3 से 6 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जो p के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिल्कुल ओके हैं। जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर आप देखेंगे तो ये इसके पास यहाँ पे एक्सेस में है, वो यहाँ आप दिखाएंगे। वैलेंस शेल का अगर कोई जोड़ा बॉन्डिंग करने के बाद बच जाए, वैलेंस शेल का जोड़ा, वैलेंस शेल का पेयर होना ज़रूरी है। इनर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी वो शेयर नहीं करेगा। वैलेंस शेल का जोड़ा जो यहाँ बच गया है 2s का, वो अब ये यूटिलाइज़ कर सकता है, क्योंकि ये चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करने की सलाहियत रखता है इन बॉन्ड्स को फॉर्म करने के बाद भी। 3 नाइट्रोजन ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए और उसके नतीजे में जो हैं वो 6 पाए और ये 6 यहाँ दिखा दिए हमने। तो 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साथ हमने दिखाने हैं, ये भी वैलेंस शेल के हैं। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ये नाइट्रोजन डोनेट करने की सलाहियत रखता है इस अमोनिया यानी NH3 के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के बाद भी। ये इसको जब डोनेट कर दे किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जो H+ आयन है इसको सादा ज़ुबान में प्रोटॉन भी कहते हैं। इस केस में हाइड्रोजन जो एटॉमिक है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर बैठी है, गो कि ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूल नहीं बना सकी दूसरे हाइड्रोजन के साथ किसी वजह से। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करके प्रोटॉन की फॉर्म में अगर अमोनिया के करीब लाई जाएगी तो फिर ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र होगा। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता और इसको इलेक्ट्रॉन का एक पूरा जोड़ा चाहिए है अपना वैलेंस शेल यानी 1s को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स यानी एक कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा, इसीलिए उसके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये एक आयन फॉर्म होगा, अमोनियम आयन NH4 विद रिच इन विच इज़ रिच इन पॉजिटिव चार्ज। सो ये पूरी स्पीशी पे अब पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर गया है। अब पॉजिटिव चार्ज की बात बाद में करते हैं, पहले इस अमोनियम आयन को समझ लें। NH3 ये है, NH3 में जब आप एक H ऐड करवाएंगे तो क्या बनेगा? NH4। और किसके नतीजे में बना है? इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफ़र के नतीजे में। और करने वाली स्पीशीज़ कौन सी थी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ने ये प्रोटॉन इसको शेयर, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया प्रोटॉन को, हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो ये बन गया NH4 आयन। तो ये अमोनियम आयन बेसिकली कहलाया जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह यह है कि अब ये पूरी स्पीशीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, क्योंकि नाइट्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो डोनेट कर दिया है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन प्लस था इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया है, अब ये स्टेबल है। लेकिन बहरहाल जो ये पूरी स्पीशीज़ है अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की तरफ चली गई है। इस पॉजिटिव आयन का चार्ज का मतलब ये है कि ये स्पीशीज़ जो है अब इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, फिर ये कम्प्लीटली जो है वो स्टेबल हो जाएगी। बहरहाल अमोनियम आयन के फॉर्मेशन बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर which was 2s electrons of nitrogen which were not involved in bonding with 3 hydrogens were always present, and this pair was adding to the instability of ammonia
एंड स्पेसिफिकली नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो बेसिकली ये जो इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है इसको इसने दूर करके जो है एक मज़ीद स्टेबलर फॉर्म की तरफ चला गया अमोनियम आयन फॉर्म करके। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आई जाएगी जो इलेक्ट्रॉन लेने देने की सलाहियत ही नहीं रखती, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं ही नहीं जोड़े की सूरत में कि वो ट्रांसफ़र कर सके, और उसको जोड़े की ज़रूरत है और ख़ुद नहीं दे सकती, जैसे कि ये प्रोटॉन एक आइडियल सिनेरियो है इसको समझने के लिए। तो फिर यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को पेश करके जो है एक आयन फॉर्म किया। तो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली इसमें इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, चार्ज स्पीशीज़ इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो ऐसी एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स को केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जब एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे तो नतीजे में बनने वाले कॉम्प्लेक्स एनाइंस या केटाइंस होते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पड़ा है या रखा गया है। इसके बाद चौथी किस्म का जो बॉन्ड है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी बॉन्ड्स ही हैं, सिर्फ ये है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो पोलर कोवलेंट हो जाते हैं। तो अब जो हमने टाइप देखनी है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की है। अब जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म हो जाए बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two atoms, two different atoms, definitely for a polar covalent bond it has to be two different atoms in which electron pair is shared unequally. Then some sort of a charge will be induced, and this charge results in the formation of poles. Formation of poles. What are poles? Positive and negative charges. अब इस बात को ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर is shared unequally, then some sort of a charge will be induced, resulting in the formation of poles. Poles means positive and negative charges. This bond is called a polar covalent bond. अभी बात मैंने की थी जब कोवलेंट बॉन्ड की, तो कहा था इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक से दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर बाज़ केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है जब हैलोजेंस के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दे हाइड्रोजन फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस केस में आप देखेंगे कि वो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात, पहले तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो सकती है और हाइड्रोजन के साथ अमूमन जो है वो ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनल नेचर। हाइड्रोजन स्पेसिफिकली कैन फॉर्म अ बॉन्ड विद हैलोजेंस एज वेल। तो जो हाइड्रोजन का हैलोजेंस के साथ बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट होगा।
ये एक बहुत मज़े की बात है और इंटरेस्टिंग भी है। तो पोलर कोवलेंट के लिए एक स्पीशी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का हाई होना या दोनों स्पीशीज़ के बीच में बाहम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ज़्यादा होना ज़रूरी है। फिर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो खींच लेगा हैलोजन अपनी तरफ, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड जोड़े को अपनी तरफ टिल्ट कर लेंगे। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिलाएं तो एक क्या बनता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड कौन सी स्पीशी होती है जो सोल्यूशन में टू प्रोटॉन रिलीज़ कर दे H+ आयन। तो जब आप HCl को तोड़ेंगे तो वो प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, ये H+ और Cl- जब आप मिला के HCl बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम H+ के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और Cl, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, दूसरे ने शेयर किया, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ था, वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वो म्यूचुअली शेयर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से आप इसको देख लें। तो बेसिकली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और 2 मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनाए। ये इस तरह से दिखें। अब यहाँ 2 मोल्स बन जाएंगे तो ये जो एटम्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ये भी साथ बैलेंस्ड हो गए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स 2 क्लोरीन्स के साथ मिल रही हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम्स 2 क्लोरीन के एटम्स के साथ, तो फॉर्म 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इस तरह से है, ना कि इलेक्ट्रो कंप्लीट ट्रांसफ़र के रिज़ल्ट में नहीं ये बॉन्ड बना है। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ है, एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसको अगर स्टडी करें तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन 1s1 का यहाँ ला के रखा और क्लोरीन ने अपना वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ला के रखा। उससे क्या हुआ कि ये 1s2 हो गए और क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 2p में 5 थे वो 6 हो गए। तो इस तरह से दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के नतीजे में ये स्टेबल हो गए। लेकिन क्योंकि अब ये हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वैल्यू, यानी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ टिल्ट करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। म्यूचुअली शेयर्ड हमेशा ही रहेगा, थोड़ा सा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर का इनके न्यूक्लियस के थोड़ा सा करीब ज़्यादा रहेगा, क्लोरीन के हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। जब ज़्यादा करीब इसके न्यूक्लियस के आएगा तो ये रिच इन नेगेटिव चार्ज शुमार होनी शुरू हो जाएगी और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पार्शियल नेगेटिव आएगा तो इस तरह से करके बनाते हैं। और पार्शियल पॉजिटिव है, कंप्लीट नहीं है, तो ये पार्शियल का निशान इस तरह से करके है। जब एक पे नेगेटिव आता जाएगा तो दूसरी चीज़ ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होती जाएगी। तो ये पोल्स का इंड्यूस होना ये चीज़ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू के हाई होने की वजह से अमूमन ये हाइड्रोजन और हैलोजेंस के बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको समझें तो बहुत इजीली इस कॉन्सेप्ट को, पोलर कोवलेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएंगे। यहाँ पे म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट में क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन हैलोजन यानी क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा जो है वो टिल्ट कर लेगी, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी, क्योंकि ये उसमें कुदरती सलाहियत है, इननेट सलाहियत है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता चला जाएगा तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है कि ये एक हद तक, क्योंकि चार्ज होते हैं, आते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं, तो इनको पार्शियल चार्जेस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली ये इसके मदार का हिस्सा नहीं बनना।
दोनों के मदार का म्यूचुअल हिस्सा ही रहना है, तो इसलिए जो चार्जेस शुमार होंगे वो पार्शियल होंगे, यानी एक पे पार्शियल नेगेटिव और उसके अगेंस्ट दूसरी स्पीशी पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए जो है वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है और उनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि हेटेरो में ही होगी, होमो में तो होगी नहीं। और उसके बाद फिर ये अमूमन हैलोजन ज़रूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इनकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ इतनी हाई हैं कि ये जब बॉन्ड किसी से फॉर्म करेंगे और कोवलेंट होगा तो फिर जो है वो पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। तो ये पोलर कोवलेंट है।